हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने इसके सरकार के अंगों के बारे में अध्ययन किया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों को 3 भागों में बांटा गया है, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशंस एंड रूल एडजुडिकेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमने कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया था कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका उसको लागू करती है। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका वह निकाय है जो कि शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनों का निर्माण करती है। आधुनिक युग में जो व्यवस्थापिकाएं हैं वो लोकतंत्र के अंतर्गत एक उभरती हुई वो निकाय है जो कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियम निर्माण का कार्य करने वाली संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका कहते हैं। मोटे अर्थ में व्यवस्थापिका व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। व्यवस्थापिका का जो रूप है वो प्रतिनिधियात्मक ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। व्यवस्थापिका उन्हीं निकायों को कहा जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित समाज के लिए कानून बनाने एवं नीति निर्माण या नीति संबंधी निर्णय लेने की वैध सत्ता रखते हों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज जैसा कि कार्टिंग्स ने कहा है कि प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से नियम निर्मात्री संस्थाओं का स्थान और महत्व इंग्लैंड की सर्वोच्च सत्तात्मक संसद से लेकर पूर्व सोवियत संघ की गैर सर्वोच्च सत्तात्मक सुप्रीम सोवियत तक या शक्तिशाली अमेरिकी कांग्रेस से लेकर स्पेन की शक्ति विहीन कॉर्टेस तक अलग अलग है। अब बात करते हैं हम व्यवस्थापिका के कार्यों की। इसके कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत या सरकारी कार्य और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत या सरकारी कार्यों की। तो सबसे पहले इसमें आता है विधायी कार्य। जैसा कि रिनॉल्ड ने कहा है कि आधुनिक विधानमंडल एक प्रकार से वे कारखाने हैं जिनका काम कानून निर्माण का है। यहाँ लोकमत नाम के कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों में परिणित किया जाता है। विधानमंडलों में ही विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, बहस होती है और संशोधन सहित या उसके बिना उन्हें पास कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो कार्य है वह है क्या है? विधायी कार्य। दूसरा है वित्तीय कार्य। यह इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि व्यवस्थापिका ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और नियमन करती है ना। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में यही कानून अनुमानित आय और व्यय को स्वीकृत करती है। राष्ट्रीय बजट व्यवस्थापिका के द्वारा ही पारित किए जाते हैं और जिसके अंतर्गत नए कर लगाए जाते हैं, पुरानों की दरों की घटाई या बढ़ाई की जाती है या उन्हें समाप्त किया जाता है। और विदाउट रिप्रेजेंटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर इट इज़ नॉट, यानी कि कहना चाहिए कि बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना, है ना, विदाउट द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता, है ना। तो एलन बॉल के अनुसार किसी भी विधायिका के पास सरकार को खर्च के लिए धन देने का जो अधिकार होता है वह ऐसा परंपरागत हथियार है जिससे विधायिका सरकार की नीतियों पर कुछ नियंत्रण लगाने में समर्थ होती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। जैसा कि हमने देखा कि सरकार के रूप में जब हमने देखा था कि जो सरकार के रूप हैं संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और इसलिए विधायिका या व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका पूरी तरह से व्यवस्थापिका पर निर्भर होती है। वह यहाँ पर अविश्वास का प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्नकाल, बजट और सरकार की प्रमुख नीतियों पर बहस के द्वारा सकती है और विधायिका कभी भी मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी
वहाँ महाभियोग की प्रक्रिया विधायिका के हाथों में ऐसा एक तरीके से करना चाहिए कि हथियार है जिससे वे सरकार को नियंत्रित कर सकती हैं। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य। आमतौर से विधायिकाओं को न्यायिक कार्य प्रदान नहीं किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यायिक कार्यों का भी संपादन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, जैसा कि ब्रिटेन की राज्यसभा 2005 तक देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय रही थी। इसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर कांग्रेस का ऊपरी सदन सीनेट महाभियोग की न्यायालय की भांति सुनवाई करके निर्णय करता है। भारत में जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद ही इसकी सुनवाई करती है और निर्णय की व्यवस्था में संसद भाग लेती है। तो इस प्रकार से यद्यपि विधायिकाओं को न्यायिक कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए, किंतु उनका निर्वाचन न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए नहीं किया जाता है। ये लोग कुछ ही न्यायिक कार्य करते हैं। नेक्स्ट निर्वाचन संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती हैं, जैसा कि भारत की और इजराइल की संसदें गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन को उस स्थिति में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है अगर राष्ट्रपति निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। इसी प्रकार से कई देशों में व्यवस्थापिकाएं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के चुनाव का अनुमोदन करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद के लिए जिन व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, सीनेट द्वारा उसका अनुसमर्थन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से निर्वाचन संबंधी कार्य भी इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसी प्रकार से संविधान संशोधन संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं, जैसे संसद जब संविधान के कुछ या इसका कुछ भाग या संपूर्ण भाग अगर समकालीन दृष्टि से उपयोगी नहीं हो तो उसमें संसद के द्वारा जो संशोधन है वो किया जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि हर देश में संशोधन करने की प्रक्रिया अलग है। जैसे कि इंग्लैंड की संसद जब चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वहाँ पर अलिखित संविधान होने के कारण साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं होता है। किंतु अमेरिका, स्विट्जरलैंड के देशों में व्यवस्थापिका को संशोधन का सिर्फ आंशिक अधिकार ही प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक सुसंगठित व्यवस्थापिका का कार्य सरकार की नीति और प्रस्तावों का विश्लेषण करना, उनकी आलोचना करना, उन्हें स्वीकार करना और अस्वीकार करना और अंत में जैसा विधायक शब्द का निहितार्थ है उस सीमा तक विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना, जो ऐसे क्षेत्र में अब भी संभव है जो विशेषज्ञ और प्रशासक पर अधिक से अधिक निर्भर है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यवस्थापिकाओं के आधुनिक या राजनीतिक कार्य। आधुनिक या राजनीतिक कार्य में सबसे पहला है औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य। इसका क्या तात्पर्य है कि जनता और अभिजन में सरकार के शासन करने के नैतिक अधिकार के लिए ये निर्विघ्न रूप से स्पष्ट और चेतन ढंग से कार्यपालिका के उपक्रम पर विधायी अनुमोदन की छाप लेकर स्वीकृति या समर्थन प्राप्त करना। तो इस प्रकार से पहला ये वैधता प्रदान करती है। दूसरा है सुरक्षा यंत्र का कार्य। विधायिकाएं तनाव कम करती है, पुनः आश्वासन प्रदान करती है और आमतौर पर सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति जन समर्थन जुटाने का काम भी करती हैं। वे बाहर के जाने के रास्ते का कार्य भी करती है, अर्थात जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति आ जाती है और सामान्य निर्णय निर्माण उस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं सुझाती, तो अभिजन वर्ग कई ऐसे निर्णय के लिए विधायिका की ओर देखते हैं जिससे उस व्यवस्था को गतिरोध से निकाला जा सके। इसी प्रकार से व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधित्व का कार्य भी करती हैं। इससे तात्पर्य है कि उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना जिन्होंने उनको शासक बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो। इसी कारण विधायिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचकों के आदेशों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति उदासीन नहीं बने, अपितु वह नियम निर्माण करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से हित स्वरूपीकरण एवं हित समूहीकरण का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है, अर्थात विधायकों को ही एक तरीके से
हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के अनेक हित होते हैं और इन जब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हित होते हैं तो उनमें टकराव ज़्यादा होता है और जब इन टकराव होते हैं तो इनका समाधान भी अनिवार्य हो जाता है। विधायिकाएं इन हितों को पूरा करके, इनकी सुरक्षा करके या इनको प्रस्तुत करने वालों को धमकी देकर करती हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में हित व मांगों का स्वरूपीकरण हो जाने के बाद विधायिकाओं को ही इन हितों का समूहीकरण करना पड़ता है। इसी प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण एवं शिक्षण कार्य विधायिकाओं को एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण एवं जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने को लोगों से प्रतिबद्ध रखती है और अपने अनुकूल दृष्टिकोण पर अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों के मूल्य, उनके विश्वास, उनकी आस्था और संवेग वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किए जाते हैं। संसद और व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक प्रशिक्षण के प्रमुख मंच हैं। विधायिकाओं में होने वाले वाद विवाद समाचार पत्रों आदि के माध्यम से आम जनता तक पहुंचते हैं और जनता उन पर बहस करती है और इस प्रकार राष्ट्रीय मुद्दों पर वे अधिक जागरूक और अधिक समझ वाली बनने लगती हैं। इसी प्रकार से लास्ट है पर्यवेक्षण, छानबीन एवं निगरानी के कार्य। विधायिका कार्यपालिका के निर्णय निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लंघन करने से रोकने का प्रयास करती है। लोक लेखा समितियों, प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों, स्थगन, कटौती और निंदा प्रस्तावों से व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका की पूरी चौकसी करती है। कभी कभी संसद जांच आयोगों की नियुक्ति भी करती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका द्वारा जांच एवं निगरानी का डर कार्यपालिका और न्यायपालिका को सतर्क रखता है, क्योंकि व्यवस्थापिका की भूमिका देश के रक्षक एवं पहरेदारों जैसी होती है। यह देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं उच्च पदाधिकारियों से जवाब तलब करने का कार्य करती है, अधिकार रखती है और व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक घटक की निगरानी रखने का कार्य भी करती है, ताकि शक्तियों के दुरुपयोग से बचा जा सके। धन्यवाद।